मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री और शेकापा के वरिष्ठ नेता गणपत राव देशमुख का शुक्रवार रात 9:30 बजे सोलापुर के अश्विनी अस्पताल में निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज दोपहर 1 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार संगोला स्थित सरकारी शमशान घाट पर किया गया। विधानसभा विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर गणपत राव देशमुख 55 साल तक विधायक रहे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके निधन के बाद से कई राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ठाणे शहर की पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और 6 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित अवैध वसूली का एक और मामला दर्ज किया है। ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में सिंह समेत 28 लोगों का नाम है। इनमें सेवानिवृत्त हो चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त NT कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोटमीरे और 2 अन्य जूनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता और बिल्डर केतन दत्ता की शिकायत पर इन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 384, 392 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और मुंबई से खबर है, बुकी के आरोपी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे विमल अग्रवाल और दीपक कपूर। बुकी के तन्ना और विमल जालान ने लगाए थे दोनों पर गंभीर आरोप और 28 लोगों के खिलाफ बुकी, तन्ना और जालान ने दर्ज कराई है FIR में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का भी नाम शामिल है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है। बुकी के आरोपी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे विमल अग्रवाल और दीपक कपूर। आनंद गायकवाड़, रेजिडेंट एडिटर महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या पूरी जानकारी है आनंद, एक बार तफसील से समझाइए। जी देखिए, ठाणा का जो ठाणे नगर पुलिस थाना है, वहां पे कल केतन तन्ना और सोनू जालान, ये 2 पूर्व क्रिकेट बुकी है, इन्होंने FIR दर्ज कराई थी जिसमें 28 लोगों के नाम थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से लेके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का भी नाम था। और उसी में 2 नाम और थे कि विमल अग्रवाल और दीपक कपूर, जिससे न्यूज ऑन इंडिया ने बातचीत की और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा है विमल अग्रवाल और दीपक कपूर ने कि जो हम पे आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और वहां पे हम अपना पक्ष बताएंगे कि हम इसमें निर्दोष है, हमारे पे लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं फिलहाल। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पुलिस की हायर अथॉरिटी, अंडरवर्ल्ड, बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन, ऐसा कुल मिला के ये मामला दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत मुंबई पुलिस के कुछ पुलिस अफसर और अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ बुकी सोनू जालान और केतन तन्ना ने झूठे मामले में फंसाकर एक्सटॉर्शन किए जाने का मामला दर्ज कराया है। इन दोनों से खास बातचीत की न्यूज वन इंडिया के महाराष्ट्र रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ ने। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के एक बिल्डर रियाज भाटी ने भी परमबीर सिंह और उनके कुछ साथियों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं। रियाज भाटी साहब, ये बताइए कि कल आपका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसमें क्या चीज़ें हैं, किन किन लोगों के नाम हैं? मेरा कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ संजय पूनमिया के लिए। मेरे दोस्त है किरण माला, जो इसमें एक्यूज है। ये जो फेक केस जो MCOC का सोनू जालान और तन्ना हुआ, बॉस से बात करता हूँ, बॉस परमबीर सिंह साहब। उन्होंने बॉस से बात की, बॉस ने उनसे कहा कि 3 करोड़ रुपए इनसे मांगो। उन्होंने हमसे 3 करोड़ रुपए मांगे। हम 2 पे आए, हमारी ताकत नहीं थी। आखिर में 1.5 में सेटल हुआ। 2-3 मीटिंगें हुई। वैसे ही स्पीकर पे उन्होंने प्रदीप शर्मा साहब से बात की।
उन प्रदीप शर्मा साहब ने कहा कि किरण माला को थाना एनटीए स्टेशन भेज दो। उन्होंने बताया कि एमसीओसी में 169 का प्रोविजन है ही नहीं, वो मुझे बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो फिर पैसे किस बात के लिए। मैंने वहीं से रियाज भाटी साहब, ये बताइए कि कल आपका जो स्टेट मूसलाधार बारिश ने पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण में भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच ठाकरे सरकार ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों को राहत देते हुए बिजली की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया है कि हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है। ऐसे स्थान पर कोई वसूली नहीं होगी और जब तक स्थिति नहीं बदलती बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हाल में आई बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित जिलों की सड़कों को करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने ये जानकारी दी है। चौहान ने कहा है कि पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अकेले तटीय कोंकण क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोंकण के अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश से तबाह हो गया है। मंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार बारिश के प्रकोप के दौरान 290 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और 469 मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा है कि 140 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। चौहान ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से राज्य में सड़क ढांचे को हुए नुकसान के बारे में बात की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 213 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रायगढ़, कोल्हापुर और सांगली सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं। रायगढ़ जिले के महाड और पोलादपुर तहसील में भारी बारिश और भूस्खलन से करोड़ों रुपयों का और जानमाल का नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति बनाने के लिए प्रशासन और सरकार की कोशिश जारी है। हमारे संवाददाता धर्मशील सावंत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात को लेकर गार्डियन मंत्री आदिति तटकरे से खास बातचीत की है। रायगढ़ जिले से लेके पूरे कोंकण में बाढ़ आई थी और जिससे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। हमने ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो मदद कार्य है वो उन फैमिलीज तक पहुंचे और जो भी बाधित क्षेत्र है, जहां जहां पे पानी भरा हुआ था, जहां पे लोगों का नुकसान हुआ है, उनके पूरे घर का नुकसान हुआ है, वहां पर पंचनामे करने का काम जो है, असेसमेंट का काम है, वो शुरू है। वो अगले 2-3 दिन में खत्म होगा और ज्यादा से ज्यादा क्लीन अप वर्क, मतलब जो स्वच्छता मुहिम रहती है, ज्यादा से ज्यादा जगह पर जहां पर गार्बेज सैचुरेशन ज्यादा से ज्यादा है वो क्लियर करने का काम शुरू है। क्योंकि बाढ़ आने के बाद सबसे बड़ा जो चुनौती रहती है वो पूरा कचरा साफ करके वहां पर कोई भी डिजीजेस है वो रोकने का सबसे ज्यादा एक चुनौती हमारे सामने रहती है। चट्टान में दबकर जो लोग आए थे, उनके जो परिवार है, उनको अभी राज्य सरकार ने मदद दी है। क्या है सिचुएशन, क्या बताएंगे? उनका जो रिहैबिलिटेशन का काम है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो जो स्थानिक नागरिक है उनके साथ बैठकर उनके जो मुद्दे हैं वो समझकर, उनके जो भी उनके सामने जो चुनौतियां है वो समझकर राज्य शासन उस बारे में निर्णय लेगी। जो चट्टान में जो डेंजरस जो विलेज है, उनके वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका में है, लेकिन गांव के लोगों के साथ मिलकर बैठक लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो भी बाढ़ में फंसे हैं या जो भी नुकसानग्रस्त लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद देने की जो भूमिका है वो राज्य सरकार की है। ऐसी भूमिका आदिति तटकरे इन्होंने न्यूज 1 इंडिया पर बात करते हुए रखी है। न्यूज 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत। मूसलाधार बारिश ने पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण में भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया है। इस बीच ठाकरे सरकार ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों को राहत देते हुए बिजली की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली की वसूली नहीं करने का आदेश दिया। इस स्थान पर कोई वसूली नहीं होगी जब तक स्थिति नहीं बदलती, बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को आगाह किया कि धोखाधड़ी करने वाले लोग फर्जी संगठन बनाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर ऑनलाइन माध्यमों से चंदा एकत्र कर रहे हैं। पुलिस की साइबर शाखा ने एक एडवाइजरी में कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से किसी भी संगठन को दान देते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। इसके मुताबिक कई संगठन पिछले सप्ताह आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों से सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी करने वाले लोग इसका फायदा उठाकर फर्जी एनजीओ और धर्मार्थ ट्रस्ट बनाकर पैसे एकत्र कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत मुंबई पुलिस के कुछ पुलिस अफसर और अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ बुकी सोनू जालान और केतन तन्ना ने झूठे मामले में फंसाकर एक्सटॉर्शन किए जाने का मामला दर्ज करवाया है। इन दोनों से खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया के महाराष्ट्र रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ ने। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस के कई आला अफसर, अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ कल सोनू जालान ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस बारे में न्यूज़ ऑन इंडिया पे खुद सोनू जालान है, उनसे बातचीत करते हैं। ये पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। ये बताइए, ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? ये मामला 2017 से शुरू हुआ था, जब प्रदीप शर्मा रीइंसिस्ट हुए थे और वाजे प्रकरण की तरह जब उन्हें परमवीर सिंह, जो करप्ट ऑफिसर है, भ्रष्ट ऑफिसर है, जो अंडरवर्ल्ड के लिंक में है, मिस्टर परमवीर सिंह, उन्होंने उनको अपने नेतृत्व में लिया। क्यों लिया? पैसे उगाही करने के लिए। जब एक दूसरे डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर आता है, रीइंसिस्ट होता है इतने सालों की बर्खास्ती के बाद, तो उससे एक लोकल आर्म डिवीज़न हो गया या साइड ब्रांच की पोस्टिंग्स होती है उसे। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि परमवीर सिंह ने प्रदीप शर्मा को इतनी महत्व वाली पोस्टिंग दी। क्यों दी? इसके पीछे रीज़न यही था कि वो प्रदीप शर्मा उनके लिए एक्सटॉर्शन का काम करे। इन्होंने जो भी गैंगस्टर्स का सफाया किया है वो क्यों किया है? कि इनको सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। अब अगर एक पुलिस वाला गैंगस्टर बनता है तो उसकी इंक्वायरी करेगा कौन? प्रदीप शर्मा ने बेसिकली 2017 में एक केस किया था और मेरा नाम था। उस वक्त मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया था मैंने, बट लेकिन शर्मा ने मुझे किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि मत केस ले, ये अभी मैं भी इतने सालों बाद आया हूँ, साहब को भी थोड़े पैसे दिए। तो वो सब करके उसने मुझसे 45 लाख की उगाही की थी 2017 में। फिर जिस केस में उसने मुझसे कहा था मैं तेरा 169 कर दूंगा। जब पैसे देने के बाद मैंने एक दो बार शर्मा से पूछा कि मेरे को एक केस से मेरा ना, तो उसने कहा कि मैं निकाल दूंगा, हम थोड़ी तुझे कोई अरेस्ट कर या तकलीफ दे रहे। फिर ये बात रफा दफा हो गई थी, कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद अचानक 2018 में डोंबिवली में क्रिकेट बैटिंग का केस होता है जिसमें एफआईआर होती है। उसमें भी मेरा नाम नहीं होता है एफआईआर, मुझे पता नहीं। लेकिन विमल अग्रवाल नाम का एक शख्स है जो खुद को आईपीएस ऑफिसर के नज़दीक बताता है। किसी भी बंदे को अपने फ़ोन खोल के दिखाता है, देखो मेरा ये ऑफिसर से संबंध है, ये है, उनसे फोटोग्राफ दिखाता है। मुझे ये नहीं पता चलता है कि ऑफिसर्स को जब पता है विमल अग्रवाल 2 बार जेल जा चुका है, उसके चक्कर में एक एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड हुआ है, उसके चक्कर में एक ईडी का जॉइंट डायरेक्टर सस्पेंड हो चुका है, जेल जाके आया है, फिर भी ऑफिसर उसको नज़दीक करते हैं, अपने साथ रहते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं। रवि पुजारी का मेरे को बोलना इतना ही है कि 2017 में मेरे को एक्सटॉर्शन किया था, जो जिसके खिलाफ मैंने एनसी लिखाई बराड़ा पुलिस स्टेशन, मेरे पास एनसी की कॉपी भी है, तो आपको मैं दे सकता हूँ। तो इनका मॉडल ऑपरेटरी ऐसा है कि वही लोग फ़ोन कराते, फिर वही लोग केस में डाल देते, पैसा नहीं देने का। इन लोग का उगोई का मार्फत जरिया ही वही है। चंद ऑफिसर जो जैसे परमवीर, प्रदीप शर्मा, कोतमरी साहब, ये एंटी कदम, ऐसे चंद ऑफिसर मिलके करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से वो शिकायत करता सामने तो आ गए। कई आला अफसर अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज की है, लेकिन उनको लगता है कि अपनी जान को आज भी इन लोगों से धोखा है। कैमरामैन गौरव के साथ आनंद गायकवाड़, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। हाईटेक कम्युनिकेशन और ग्राहक सेवा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है, लेकिन मुंबई के गोरेगांव में एक ग्राहक की समस्या को रिप्लाई करने में एसबीआई ने करीब 7 महीने का वक्त लगाया, जिसके बाद भी बैंक ग्राहक को आज तक अपनी समस्या का हल नहीं मिल पाया। पिछले 1.5 साल से ग्राहक का समाधान करने में बैंक असफल
रहा है। दरअसल रजनी शर्मा ने 29 मई 2020 को मुंबई के गोरेगांव पश्चिम के एसबीआई बैंक में मशीन के जरिए अपनी पहचान के लिए कि किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, लेकिन वो पैसे रजनी के पहचान वाले व्यक्ति के अकाउंट में नहीं पहुंचा। रजनी हमेशा इसी बैंक उसी व्यक्ति को 10,000 रुपए भेजती थी, लेकिन 29 मई 2020 को रजनी द्वारा डिपॉजिट की गई राशि रजनी के पहचान वाले व्यक्ति के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुई। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि उस डेट को एक्सेस अमाउंट नहीं है, इनको कैसे पता चला? इन्होंने सीसीटीवी देखा है तो मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो क्या है? मुझे बताओ ना कि वो सीसीटीवी कैमरे में मैं वो डेट में वो टाइमिंग में हूँ। इन्होंने मुझे इतना घुमाया कि मैं थक के बैठ जाऊँ कि वो पैसे मैं भूल जाऊँ। बट मैंने वो लड़ाई आज तक लड़ी है, मैं वो पैसे भूलने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है एक पढ़े लिखे के साथ, तो मुझे पता है कि 2-5 हज़ार वालों को तो ये ऐसे ही भगा देते होंगे। स्पेशली कोरोना काल में ऐसे बहुत हुआ है कि कई लोग पैसे डाल के चले गए हैं या आ नहीं पाए होंगे, लोग बाहर भी चले गए थे गांव से। ऐसी कंडीशन हुई है उस समय। तो इन्होंने इस तरह की बैंक ने कितना कोऑपरेट किया है आप देख लो, उसका सबूत मेरे पास है। तो और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,600 नए केस सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,96,756 हो गई, जबकि 231 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,32,566 पर पहुंच गई। वहीं राज्य में 77,494 एक्टिव मरीज हैं। राज्य में अब तक 60,83,319 लोग का इस जानलेवा वायरस को मात दे चुके हैं। और बीड जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला संरक्षक मंत्री धनंजय मुंडे ने जिला कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक की और संबंधित स्वास्थ्य प्रशासन को उचित निर्देश दिए हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि बीड जिला सीमा पर एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य है और उसके बाद ही जिले में प्रवेश किया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रशासन जिला सीमा पर एक एंटीजन परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। आज एक दिन में 180 नए कोरोना मरीज मिले हैं, इसीलिए प्रशासन ने रोगियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नगर जिले से सटे आष्टी, पटोदा और शिरूर तहसील में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। पुणे जिले के लोनावाला क्षेत्र के भूशी बांध पर पर्यटकों की रोक के बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने आज बांध पर घूमने आए पर्यटकों पर कार्रवाई की है। साथ ही मुंबई, पुणे, गुजरात वासी से आने वाले पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। मैं हूँ पुणे जिले के यहाँ पे वडगांव तहसील क्षेत्र के अंतर में आने वाला जो लोनावाला शहर है। लोनावाला शहर में जो सबसे फेमस जो स्पॉट है पर्यटन स्थलों के लिए जो माना जाता है, जो भूसी का बांध, यहाँ पे बांध से जो पर्यटन है, यहाँ पे पर्यटन स्थल, यहाँ पे जो नागरिकों को यहाँ पे पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है। शनिवार रविवार के दिन यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त बड़े मात्रा से तैनात किया जाता है। यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे आने की मनाही की जाती है, लेकिन तभी भी यहाँ पे पर्यटन आने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पे पर्यटकों को पुलिस यहाँ पे बांध पे जाने के लिए रोक दे रही है और यहाँ से किसी भी पर्यटकों को वहाँ पे भूसी के बांध को यहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। तो कैमरा पर्सन से संतोष गोतर ने न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए लोनावाला। मुंबई के दहिसर पश्चिम गणपत पाटिल नगर में बिजली के ट्रांसफार्मर लगाने का श्रेय लेने को लेकर भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता क्रेन के ऊपर चढ़ गए और आपस में धक्का मुक्की करने लग गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से माहौल को शांत किया। पुणे की एक महिला पुलिस अफसर का विवादित ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में डीसीपी रैंक की महिला पुलिस अफसर प्रियंका नारवरे फोन पर पुलिस के एक सिपाही से फ्री में बिरयानी की फरमाइश कर रही है और डीसीपी मैडम की डिमांड से तंग आकर पुलिसकर्मी ने ऑडियो क्लिप के साथ उनकी शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी को कर दी है और शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में गृह मंत्री ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रियंका नारवरे ने शुक्रवार को दावा किया है कि ऑडियो क्लिप उनका नहीं है और उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप की जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा। ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है।
ठाणे में महिला कलाकार को कथित तौर पर धमकाने और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक महिला और 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। महिला कलाकार को हिंदी फिल्म में काम दिलाने के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। महिला ने इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी है और मनसे की फिल्म शाखा से भी संपर्क किया, जिसके बाद महिला के परिवार वालों ने और मनसे कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जमकर पीटा। पालघर जिले के वाड़ा बस डिपो में एसटी महामंडल के बस चालक और महिला कंडक्टर ने बुजुर्ग प्रवासी दंपति के साथ मारपीट की है। घटना की सारी वारदात बस डिपो में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बस चालक तेजी से गाड़ी चला रहा था। बुजुर्ग दंपति ने आपको बता दें, बस चालक को बस को आराम से चलाने के लिए कहा, जिसकी बात ना मानकर नाराज होकर चालक गोरखनाथ नागरगोजे बुजुर्ग दंपति से मारपीट करने लगा। पालघर जिले के विरार इलाके के अरनाला इलाके के वेसावा रिजॉर्ट के पास रिक्शे पर एक नारियल का पेड़ गिर गया। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बच गई और जानकारी के मुताबिक रिक्शा होटल विस्वा के रिजॉर्ट में एक यात्री को लेने पहुंचा था। उसने ग्राहक का इंतजार करने के लिए रिक्शा को पार्किंग में जैसे ही रोका, अचानक एक नारियल उसके ऑटो पर गिर गया। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई संगीन आरोप लगाने वाली कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में जारी है। हाल ही में कोर्ट ने अगली सुनवाई पर कंगना को अदालत में पेश होने की सख्त हिदायत दी है। पॉर्न फिल्म के कारोबार में लिप्त होने के आरोपों के चलते राजकुंद्रा इन दिनों मुंबई पुलिस की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। शिल्पा शेट्टी पति राजकुंद्रा की बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए वो भी इन दिनों शक के घेरे में हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।